अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है। फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली हम कहते हैं कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई भी लिक्विड और सॉलिड दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हो, तो हम इसे फ्रीजिंग पॉइंट का नाम देंगे। नहीं समझ आई डेफिनेशन की कि ये डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है कि लिक्विड और सॉलिड दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, इसका क्या मतलब है। देखिए बच्चे, अगर आप किसी भी लिक्विड को एक कंटेनर में ले लें, डेफिनेटली इसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर तो होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं रूम टेम्परेचर ले लेता हूं 25 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर है। तो आप क्या करें कि इसका टेम्परेचर कम करके 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएं। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही आप टेम्परेचर ले जाते हैं, टेम्परेचर कम होने पर ये मॉलिक्यूल जो हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होना शुरू हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ये मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे और लिक्विड जो है नाउ इट इज गोइंग टू चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि सॉलिड स्टेट का 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर जो है वाटर का वो 5 mm ऑफ Ag है। ओके बच्चे, 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। हम लोग जानते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 5 mm ऑफ Ag। अब ये रहा सॉलिड का वेपर प्रेशर, आइस का, आइस क्योंकि सॉलिड फॉर्म है वाटर की। अब ये इसका वेपर प्रेशर है, तो डेफिनेटली जब इस लिक्विड का भी वेपर प्रेशर इसके इक्वल आ जाएगा तो तब सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं। हम इस फिनोमेना को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। हम इसे फ्रीजिंग कहेंगे कि ये फ्रीज हो रहा है, और इस टेम्परेचर को हम बोल देंगे कि ये क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर एक सॉलिड का वेपर प्रेशर एक लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में अभी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया, वो बॉइलिंग पॉइंट है। अब मैं कह रहा हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो होगा जिस पर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाए, तो हम उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। और वाटर में वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। जैसे कि अगर आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भी ज्यादा कर दें, 4 डिग्री सेल्सियस कर दें लेट्स सपोज, तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर फिर से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ ले जाएं, ये फिर से क्या होने लगेगा, फ्रीज। इसका मतलब कि इसके दरमियान में इनका वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड का तकरीबन सेम है, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर सॉलिड और लिक्विड का एक जैसा हो जाता है, जिस पर हम इसे फ्रीजिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो इसलिए हमारे पास अगर इथाइल अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ईथर हमारे पास जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -116 डिग्री सेल्सियस, जबकि अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट -115 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर मैं बात करूं वाटर की तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये अपने एग्जांपल्स के तौर पे इनके साथ मेंशन करना है। ये हमारा टॉपिक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं डिफ्यूजन। नहीं मेरा टाइम लगेगा लेक्चर का। अच्छा बच्चे, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन जो है सबसे पहले हम इसकी तरह डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। देखिए बेटा, आप लोगों ने पहले जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो गैसेस के हवाले से थी। अब जो आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो लिक्विड के हवाले से है। आप लोग जानते हैं कि जो लिक्विड स्टेट है डेफिनेटली इसमें भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो स्पेसिस होती हैं, और स्पेसिस की वजह से ही ये अपना शेप मेंटेन नहीं रख पाता, लेकिन अपना जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन रख लेता है। इसकी वजह से इसमें भी डिफ्यूजन होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन
concentration to the area of lower concentration to form homogeneous mixture। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी बेटा कि वो कहता है कि लिक्विड की डिफरेंस क्या होती है, कि मूवमेंट ऑफ लिक्विड, ठीक है, मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, उस एरिया से जहां इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, टू लोअर कंसंट्रेशन, उस एरिया की तरफ जहां इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, ताकि एक होमोजेनियस मिक्सचर बना सकें। लेट्स सपोज इसको समझाने के लिए कि मैं एक डायग्राम की हेल्प ले रहा हूं। ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, अगर ये लॉन्ग कैटेगरी में आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम साथ में बनानी होगी। अब यहाँ पर देखिएगा, आपसे वो कहता है कि ये जो आपके पास लिक्विड है, ठीक है बच्चे, इस लिक्विड में ये रहा आपके पास वाटर, और लेट्स सपोज ये मेरे पास एक इंक ले लें, ठीक है, इंक ले लें, या अपने घर में जो आप लोग रॉबिन नील इस्तेमाल करते हैं कपड़ों की वॉशिंग पर्पस के लिए, तो उसके लिए आप वो रॉबिन नील समझ लें या इंक समझ लें, जो भी आपके लिए बेहतर है। अब ये लेट्स सपोज मेरे पास एक इंक है, मैंने ड्रॉपर में ली लिया। अब मैं जैसे इसका ड्रॉप इस पानी में गिराता हूं तो शुरू में क्या होगा कि यहाँ पर इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस एरिया में बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है बच्चे, यानी इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस एरिया में बहुत ज्यादा हैं। अब वही मॉलिक्यूल्स आस्ता आस्ता रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं टू अदर डायरेक्शंस। ये मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएंगे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, और देखते ही देखते ये आपस में इस तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं कि एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। हम इस फिनोमेना को डिफ्यूजन का नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, हम इसे डिफ्यूजन कहते हैं। अब आते हैं इसके फैक्टर्स की तरफ, तो हमारे पास इसके लिए जो है ना वो बेटा डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। इन फैक्टर्स में से हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल आ जाता है, इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल आ जाता है, और टेम्परेचर आ जाता है। अब अगर हम बात करें लेट्स सपोज साइज के लिहाज से, तो साइज के लिहाज से मतलब क्या है, देखिए बेटा सीधी सी बात है कि अगर मॉलिक्यूल्स का साइज, लिक्विड के मॉलिक्यूल का अगर साइज बड़ा होगा तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल साइज में बढ़ते हैं उनके दरमियान में स्पेसेस कम हो जाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो स्लो हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो वो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हाई होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा, अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो फास्ट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सीधी सी बात है बेटा कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल्स जल्दी डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं डेफिनेटली वो एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, जिसकी वजह से वो जल्दी डिफ्यूज नहीं होते हैं। इस वजह से अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हाई होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो हमारे पास बाद मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर शेप और एक इररेगुलर शेप के। रेगुलर शेप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बेटा प्रॉपर्ली फौरी तौर पे डिफ्यूज कर जाते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि रेगुलर शेप होने की वजह से इनकी ओवरऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, ठीक है बेटा, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो सेम होती हैं तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, जिसकी वजह से इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो हाई होगा। अगर मॉलिक्यूल का जो शेप है वो इररेगुलर है तो डेफिनेटली उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कहीं पर स्ट्रांग होगी, कहीं पे वीक होती हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी जो है वो डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज रेगुलर सो देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई, इफ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज इररेगुलर सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज स्लो। टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो टेम्परेचर है डेफिनेटली व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उनमें स्पेसेस ज्यादा हो जाएगी। जब स्पेसेस ज्यादा हो जाती हैं तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए जगह बन जाती है, जिसकी वजह से उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हाई हो जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी एंड दे बिकम क्लोज टू ईच अदर, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो भी स्लो हो जाता है। तो जी बच्चे ये मेरे पास जो है वो इसका आज टॉपिक था फ्रीजिंग पॉइंट और डिफ्यूजन का।
आपने इसको याद करना है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको आएगा, ठीक है बेटा। और इसके फैक्टर्स जो हैं ये भी आपको साथ मेंशन करने होंगे। शॉर्ट में अगर डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन के साथ आप जो है वो सिंपली ये डायग्राम बनाकर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपने लर्न करना है। इसको मैं मार्किंग जो है वो आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवा देता हूँ, ठीक है, कमिंग लेक्चर्स में। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से आप इसको कवर अप कर लीजिएगा। अगर किसी किस्म का कोई मसला होता है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में भी कमेंट में पूछ लीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।